हम जब इलेक्शन कमीशन पे कभी आरोप लगाते थे तो इलेक्शन कमीशन सफाई देता था क्या? कांग्रेस ही देती थी ना, जो सत्ता में रहते हैं। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। इससे पहले कल्पना ही नहीं थी कि रुपये में कोई व्यापार करेगा क्या। जितने नवाचार हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इतने पहले कभी नहीं हुए, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ। बहुत से देशों ने कहा है कि हम रुपये में व्यापार करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हमारे देश में ही निर्मित सामान को खरीदेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। जो ग्राहक है उसको भी समझ में आ रहा है कि छूट मिल रही है, दाम कम हुए हैं, रुपया बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। बहुत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, आजकल इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जाना ही पड़ता है। तो जल्दी यहाँ पे खनन का काम शुरू होगा। नवरात्रा के दिवस पर इन्होंने कार्यक्रम रखा। एक नवरात्रा बढ़ गया था सही, लेकिन कहते हैं नवरात्रा बढ़ा हुआ ठीक है। तो एक काड़ू में कार्यक्रम था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ, माफी चाहता हूँ। सब्जेक्ट आज का जो आपके साथ वार्ता करने का है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये कोई नया शब्द नहीं है और ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई पहली बार ही शुरू हुआ है देश में, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी स्वदेशी शब्द बहुत प्रचलित हुआ। आत्मनिर्भर शब्द, जिसको सेल्फ रिलायंस कहते हैं, वो भी बहुत प्रचलित हुआ। देश की आजादी के बाद जो योजना आयोग था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उसमें भी इस शब्द को बल दिया जाता रहा है। उसके बाद प्लान हॉलीडे आए और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया। उस नीति आयोग की बैठकों में भी, शुरू की बैठकों में ये ज़्यादा जोर दिया गया कि हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देनी है, इसको तेज करना। समय समय पे इसका फोकस रहा। जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से जो हम 11 साल की इस यात्रा का थोड़ा जिक्र करेंगे। जितने नवाचार हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इतने पहले कभी नहीं हुए, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ। आप खनिज के क्षेत्र में देख सकते हैं कि MMDR का अमेंडमेंट किया 2015 में। उसके बाद खनन नीति और खनिज की खोज, इस काम में तेजी आई। और अगर आप अंतरिक्ष का क्षेत्र देखें, आपको सबको जानकारी है कि इस काम में बहुत तेजी से हम आगे बढ़े हैं। आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देखेंगे तो बीज से लेकर के बाजार तक कोशिश की हमने नीतियां बनाते समय कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्राकृतिक खेती की ओर भी हमने जोर दिया। आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देखेंगे तो MSME के सेक्टर लिया हमने, स्टैंड अप इंडिया योजना ली, स्टार्टअप योजना ली, MSME के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना ली। कोविड का कालखंड आया तब भी हमने जोर दिया, इमरजेंसी लैंडिंग करके एक योजना लेके आए और आत्मनिर्भर भारत अभियान का जोर रहा। अभी चल रहा है सेवा पखवाड़ा। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक है। इस पीरियड में आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर को हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सभी लोग खादी खरीदेंगे। तो ये कोई खाली औपचारिकता नहीं रहेगी, खादी निश्चित रूप से खरीदेंगे और उसका खरीदने की दुकान, उसका पेमेंट डिजिटल करना और उसके बाद उसको हमारे सरल पोर्टल है उसको अपलोड करना। ये इतने कार्यक्रम दिए हैं 2 अक्टूबर को। तो आज का दिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बात करने का है। रक्षा क्षेत्र से लेकर के, सोलर एनर्जी के सेक्टर से लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के, और मैं लॉ एंड जस्टिस को देखता हूँ तो हम कई बार ऐसी चीजें देखते हैं कि जैसे एक हमारा एक ADR का क्षेत्र है जिसपे हमारे देश में काम लंबे समय से हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है। आप देखेंगे कि पार्टियां हमारी होती है और आर्बिट्रेटर भी हमारा होता है, लेकिन वो लंदन में बैठ के काम करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी हम लोग लंदन में जाकर के, सिंगापुर जाकर के, दुबई जाकर के आर्बिट्रेशन के फैसले कराते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान की बात है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का खरीदना, स्वदेशी अपनाना। अभी GST की जब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का दिन आया 22 सितंबर, उसके बाद से हम लगातार एक बचत उत्सव करके एक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। दुकानदार भी इसको पसंद कर रहे हैं
और जो ग्राहक है उसको भी समझ में आ रहा है कि छूट मिल रही है, दाम कम हुए हैं, और उसमें भी भाव ये है कि हम स्वदेशी अपनाएं, हम हमारे देश में ही निर्मित सामान को खरीदेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। आज का विषय इतना ही है। आपके प्रश्न कई तरह के होंगे वैसे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं ज्यादा उत्तर दूं। तो वो ज्यादा भाव यही है, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दो। देखिए, भारत में आकर के कोई बनाएगा ना और मेड इन इंडिया लिखेगा, तो अभी तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है ना, उसका तो पैसा भी भारत में, टैक्स भी भारत में है, पर सर भारत के लोग ही काम करेंगे। आपने देखा होगा, आप भी खैर इन चीजों के जानकार भी हो, हमारे बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें हमारा व्यापार अब रुपये में होने लग गया। इससे पहले नहीं था ना, इससे पहले कल्पना ही नहीं थी कि रुपये में कोई व्यापार करेगा। क्या रुपया बढ़ेगा? तेजी से बढ़ेगा। बहुत से देशों ने कहा है कि हम रुपये में व्यापार करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, आजकल इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जाना ही पड़ता है। और अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां अपेक्षित है तो उसी को ही जाना पड़ेगा। मैं उनसे पूछूं कि यार मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पे गए ही नहीं थे क्या? ऐसा नहीं होता ना। प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ की अपनी बात कह रहे हैं, और ये तो भारतीय संस्कृति को भी प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय भाषा में बात करते हैं कहीं भी जाते हैं। सर पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल है, उसकी लड़ाई चल रही है और हमारे यहाँ बीकानेर में भी है पोटाश, तो उसके लिए क्या चल रहा है? देखिए, आपने ठीक विषय रखा। यूरेनियम हो, लिथियम हो, थोरियम हो, पोटाश भी उसमें से एक है। ये क्रिटिकल मिनरल है, और क्रिटिकल मिनरल आने वाले समय में महत्वपूर्ण भी रहेंगे हमारे उत्पादों के लिए भी, और हमारे जीवन में जो जैसे बैटरी प्रयोग में आ रही है उनके लिए भी। और पोटाश तो पूरे देश में यहीं पे मिला है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा है। तो इसकी बीडिंग हुई थी, तो पहली बीडिंग में कोई आया नहीं, लेकिन दूसरी बीडिंग में मुझे लगता है कि वेदांता ने उसमें अपना प्रपोजल डाला है, तो जल्दी यहाँ पे खनन का काम शुरू होगा। एक तो है हाई कोर्ट की बेंच, एक है हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच। ठीक है, दो चीजें ये अलग अलग चल रही है। तो आप किस पर फोकस कर रहे हैं? हाँ, हम फोकस कर रहे हैं कि बीकानेर में कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे यहाँ के वकील कुछ कुछ चीजों की पैरवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ जोधपुर में हाई कोर्ट में कर सके। ऐसा एक विषय कोई यहाँ बीकानेर का चल रहा है ऐसा नहीं है। राजस्थान में बीकानेर में भी डिमांड आ रही है, उदयपुर में भी डिमांड आ रही है, कोटा से भी डिमांड आ रही है। हम यूपी को देखें तो वहाँ मेरठ से भी डिमांड आ रही है, आगरा से भी डिमांड आ रही है, काशी से भी डिमांड आ रही है, और गोरखपुर से भी। यूपी में 4 जगह से डिमांड आ रही है, और उड़ीसा अपन देखें तो संबलपुर से डिमांड आ रही है। मैं तमिलनाडु गया तो कोयम्बटूर के लोगों ने कहा यहाँ हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, हम चेन्नई कब तक जाएंगे। तो ये एक जो न्याय शीघ्रता से मिले, जल्दी मिले, सस्ता मिले, ये जो एक डॉक्ट्रिन है उसके तहत वो हमारे सीजीआई साहब बोल गए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाई कोर्ट बेंच का प्रस्ताव आएगा तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, ये आश्वासन देकर के गए। ये तो एक स्टेप तो आगे ही बढ़े हैं। अब जोधपुर के हितों का भी ध्यान रखना है, बीकानेर के हितों का भी ध्यान रखना है, उदयपुर के हितों का भी ध्यान। जोधपुर गया तब भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी जैसे कोविड का कालखंड था तो आप कहीं भी बैठे थे और आपने पैरवी की और आज भी बहस करते हो, ये मैंने समझाया उसको। और मैंने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, हम मेरठ में बेंच नहीं खुलने देंगे। अल्टीमेटली तो इस विषय को सेटल तो करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, और एक जगह नहीं है, कई जगह है। और मैं मोटा मोटी ऐसा मानता हूँ 10 तो ऐसी जगह है, महत्वपूर्ण जगह। देखिए, इसको एक कमेटी हमारी बनी हुई है, उसमें मुझे लगता है कि जल्दी हम इसको एजेंडे में रखेंगे और कोई न कोई हल हम सहमति से भी इस चीजों पे, संवाद से इन चीजों पे आगे बढ़ेंगे। और हम इस दिशा में, सीजे साहब आए थे यही वो कह के गए हैं, आपको देखा होगा कि भाई ये वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने जो कहा, उनकी जो कहा वो मैं हूबहू यहाँ प्रस्तुत करूं तो उनका भाव ये था कि वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के KR श्रीराम, वो तो रिटायर हो, नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उनसे प्रस्ताव मैं भी मंगवाने का प्रयास करूंगा। वो प्रस्ताव जब भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के नाते मैं कार्रवाई करूंगा, यही तो आश्वासन देके गए हैं। हम जब इलेक्शन कमीशन पे कभी आरोप लगाते थे तो इलेक्शन कमीशन सफाई देता था क्या? कांग्रेस ही देती थी ना, जो सत्ता में रहते हैं। सिस्टम ऐसा बना हुआ। इलेक्शन कमीशन क्या है? आर्टिकल 324 के तहत एक बनी हुई संस्था है, और मुझे लगता है सबसे पहले जो संस्था गठित हुई थी वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इलेक्शन कमीशन ने अब तक
का रिकॉर्ड है अब तक का, 52 से कह रहा हूं मैं, उनके पीरियड का भी कह रहा हूं, कि अपना नाम ही कमाया है इलेक्शन कमीशन ने। इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतना बड़ा सिस्टम, इसको लेकर के चलना, और उनके नेता कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, और कुछ तो यहाँ के नेता भी कहते हैं कि जो 2-3 लोगों के नाम दिए कि देखो इनका नाम काट दिया, इनकी वोट चोरी किसी ने और ने कर ली, वो टीवी पे आ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा नाम है जी राहुल गांधी जी, हमारा नाम कटा नहीं है। कितना झूठ बोल रहे हैं जी। और अब तो कई फोटो बिहार में आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूँ और डोटासरा जी से ही पूछ रहा हूँ कि कई फोटो ऐसे आ रहे हैं जी बिहार में। मैं तो जाके आया हूं कि कैसे लालू जी के पीरियड में बिहार में वोटिंग होती थी, यादवों के गांवों में। वहां पर पर्टिकुलर हो रहा हूं, हाँ बिल्कुल हो रहा हूं मैं, उनके गांव में, छपरा, उनके गांव में, जहां यादव बाहुल्य है, जहां मुस्लिम बाहुल्य है, उनके गांव में वोटिंग कैसे होती थी। बिहार में तो आपके दस्तावेज आ गए ना। और कोई एक जाति का मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जहां डोमिनेशन था किसी जाति का, और उनके नेता थे लालू जी, उन्होंने वोट नहीं डालने दिए जी दूसरी जातियों को, गरीब आदमी को तो नहीं डालने दिए, और उनको कहा चले जाओ आपके वोट पड़ गए। वो क्या था जी, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी से। अब तो बहुत सुधार हुआ है जी। और एसआईआर तो मतदाता सूची को ठीक करना है ना, मतदाता सूची को ठीक करना है। झलको